रूस की धरती भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठी है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 8.0 मापी गई है, जिसके बाद प्रशांत महासागर में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। शक्तिशाली भूकंप रूस के कामचटका क्षेत्र में आया, जिसका केंद्र जमीन से 74 किलोमीटर नीचे था। इस भूकंप से लोग दहशत में आ गए हैं। 8 दिन पहले भी इसी इलाके में भूकंप आया था। रूस का ये कामचटका इलाका, जहां पर शक्तिशाली भूकंप आया है, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 8 मापी गई है, और इस भूकंप के बाद वहां सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। 8 दिन पहले भी इसी इलाके में भूकंप आया था। इस भूकंप के बाद लोग दहशत में आ गए हैं। बता दें कि रूस के कामचटका क्षेत्र में यह भूकंप आया, जिसका केंद्र जमीन से 74 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के तेज झटके महसूस किए लोगों ने, जिसके बाद वो लोग दहशत में आ गए, और अब 8 दिन बाद आए दूसरी दफा भूकंप के इन झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में बारिश के बाद दहशत से भर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां सड़क किनारे लगे बिजली के 2 पोल अचानक ही सड़क पर आ गिरे। इस दौरान सड़क से गुजर रही एक महिला चपेट में आ गई और उसके पीछे एक कार आती दिखाई दी, लेकिन ये कार जैसे ही पोल के पास पहुंची, सड़क किनारे लगे दोनों पोल टूटकर सड़क पर आ गए। हालांकि जब तक पोल सड़क पर गिरे, कार गुजर गई, लेकिन कार के पीछे आ रही स्कूटी सवार महिला पोल की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि पोल महिला के सर पर नहीं गिरा, जिससे महिला बाल बाल बच गई और उसे मामूली चोट आई। वहीं पोल गिरते ही स्थानीय लोग दौड़कर महिला के पास पहुंचे और उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन स्कूटी पोल के नीचे दबी रही। घटना 28 जुलाई शाम 5:30 बजे की है। और अब खबर बरेली से है, जहां के रमादा होटल में एक कार अचानक ही रिवर्स गियर में दौड़ी और एंट्री पर लगे कांच को तोड़ते हुए रिसेप्शन में घुस गई। बताया गया कि कार एक महिला वकील चला रही थी। वीडियो में होटल के पोर्टिको में एक स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी दिखाई दी और उसके आगे सफेद रंग की एक एसयूवी खड़ी थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले एसयूवी तेजी से पीछे की ओर आई और स्विफ्ट कार को टक्कर मारते हुए कांच तोड़कर रिसेप्शन में घुस गई। जरा ध्यान से देखिए, जब कार पीछे की ओर आई तब दरवाजे पर कुछ लोग थे, जिन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी ये घटना रिकॉर्ड हो गई है। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद किसी ने भी केस दर्ज नहीं करवाया। वहीं यूपी के मुरादाबाद में 2 पक्षों में हुआ जमीन का विवाद इस हद तक बढ़ गया कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई। दोनों ही पक्षों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 12 साल का एक बच्चा घायल हो गया। कहा सुनी और हाथापाई से बढ़कर बात आगे बढ़ी तो गोली चल गई। बताया गया कि जमीन विवाद में मझोला इलाके में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। उसी दौरान बात बिगड़ते बिगड़ते कट्टे के ट्रिगर तक पहुंची और गोली चल गई। तो पत्थरों के भी चलने की तस्वीरें हैं और उसी के बाद कट्टे से फायरिंग भी शुरू हो गई। लोग तो हट गए, लेकिन गोली वहां मारपीट को नुमाइश की तरह देख रहे इस बच्चे को जाकर लगी। गनीमत रही कि गोली बच्चे की जांघ को छूकर निकल गई। घायल बच्चे के पिता की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस कट्टाबाजों को तलाश रही है। गाजियाबाद में बारिश के बाद जलभराव हुआ और जलभराव में एक शख्स की मर्सिडीज कार बंद होकर फंस गई। अब कार मालिक ने प्रशासन से हट जाने की मांग की है। लाल रंग की ये वही मर्सिडीज है जो जलभराव के बीच फंसकर बंद हो गई। कार मालिक अमित किशोर दिल्ली से लौट रहे थे और गाजियाबाद के वसुंधरा में उनकी कार बंद हो गई। बाद में कार को सर्विस सेंटर भेजा गया, जहां भारी भरकम बिल आया है। इसी बिल को लेकर अब कार मालिक ने गाजियाबाद नगर निगम के आयुक्त को नोटिस भेजा है। कार की पूरी मरम्मत के साथ साथ 5 लाख रुपए का हर्जाना मांगा है, क्योंकि इनका कहना है कि वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित हुए हैं। जिस जगह पे आप चल रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, यहाँ की रोडें इस तरह चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है, तो आप संभल के चले। कहीं भी मेन रोड खुला मिल जाएगा, कहीं भी कुछ हो जाएगा। तो ये सब नगर निगम को दासीनता है और इनके काम करने का तरीका ढुलमुल रवैया है।
उधर हरियाणा के गुरुग्राम में तो कुछ घंटों की बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि वहां नाव चलने लगी। कुछ लोग बारिश से परेशान दिखे तो जैकमपुरा कॉलोनी के कुछ लोगों ने इस भयानक हालात में भी मनोरंजन ढूंढ निकाला। ये बात और ये देखिए, ये युवक तो नाव ही पानी से भरी हुई सड़क पर तैराने लगा। मजे की बात यह है कि इस युवक को जब नाव चलाने के लिए चप्पू नहीं मिला तो उसने घर के काम में इस्तेमाल होने वाले वाइपर को ही चप्पू बना लिया। ये बात जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। हैरानी तो उस वक्त हुई जब उसने अपनी नाव पर सवारी बैठाना भी शुरू कर दिया। ये नाव का आनंद ले रहा है और भरवानी थी। घंटों तक पानी से भरी सड़क पर युवक ऐसे ही नाव की सवारी करता रहा। तो बारिश के सीजन में लोग किस तरह खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं, उसका लाइव उदाहरण मध्य प्रदेश के हरदा में दिखा। वहां नर्मदा नदी उफान पर है, फिर भी कुछ लड़के नदी के तेज बहाव में स्टंट कर रहे थे। ये स्टंट कोई दिलेरी दिखाने के लिए नहीं, बस रील बनाने के लिए किया गया है। नदी के पानी में कूदने से पहले ये चारों लड़के पुल की रेलिंग के करीब पहुंचे। अब अगले ही पल ये नीचे जाने वाले हैं। इस पहले लड़के ने इसकी शुरुआत कर दी है। शुरुआत की देरी थी, इसके बाद एक एक कर सभी लड़के नदी में कूद गए। मौत की इस छलांग का वीडियो भी लगातार बनता जा रहा था। पुल से नदी के खतरनाक पानी तक पहुंचे लड़के हालांकि तैरते तैरते किनारे तक पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती 1 सेकंड में इनकी जिंदगी खत्म कर सकती थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए गांव वालों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के पानी में पुल टूटा तो प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध में अलगोजा बजाकर डांस किया। अलगोजा एक पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र है जो राजस्थान में काफी मशहूर है। तस्वीरें भीलवाड़ा के कटारिया खेड़ा की हैं, जहां खजूरिया जाने के लिए कुछ महीने पहले ही पुल बना था, लेकिन बारिश में पुल की पोल खुल गई। ग्रामीणों को एक गांव से दूसरे गांव जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि पुल टूटने की जांच होनी चाहिए। तो बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में हालात बेहद भयंकर बने हुए हैं। लोग खतरों से खेलकर रास्ता पार कर रहे हैं। इस बीच कुछ शराब प्रेमियों का वीडियो वायरल हो रहा है। कमर तक पानी में डूबकर ये लोग ठेके से लौट रहे हैं। पानी में डूबकर रास्ता पार करने का गम इस वजह से नहीं है क्योंकि हाथ में शराब की बोतल आ चुकी है, और जब शराब मिल जाए तो फिर इसके बाद सारे दुख दर्द अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब इन शराब प्रेमियों का वीडियो वायरल हो गया है। अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने अभी तक ठेले तक रास्ता बनवाने के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि इनका मानना है कि शराब के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति पीडीए के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन अब इस राजनीति में कुछ नेताओं ने बच्चों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये सहारनपुर की तस्वीर है, जहां पीडीए पाठशाला की होर्डिंग छपवाई गई है। होर्डिंग में एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है तो दूसरी तरफ संविधान की। समाजवादी पार्टी के रंग रूप में छपवाई गई इस होर्डिंग के आसपास बच्चों को बैठाया गया, जहां ए का मतलब एप्पल तो बताया जा रहा है, साथ ही ए का मतलब अखिलेश यादव भी पढ़ाया जा रहा है। ये कोई मास्टर साहब नहीं है और ना ही ये कोई स्कूल है। ये समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम का घर है और वहीं पर पीडीए पाठशाला लगाई गई है, जहां एबीसीडी का नया मतलब तैयार किया गया। इस पाठशाला में बी फॉर बॉल तो है ही, साथ ही बी फॉर भीमराव अंबेडकर भी है। यहाँ सी फॉर कैट तो है ही, साथ में सी फॉर चौधरी चरण सिंह भी है। सरकारी स्कूलों को बंद करने के विवाद के बीच अखिलेश यादव ने खुद पीडीए पाठशाला खुलवाने की बात कही थी, लेकिन उनके नेता इस तरह की पाठशाला शुरू कर देंगे, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं रहा होगा। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में 18 जुलाई को हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया।
तफ्तीश में पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि महिला के नाबालिग भतीजे ने की थी। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला 9 साल पहले हुए हत्याकांड से जुड़ा है। दरअसल मृतक महिला और उसकी बड़ी बहन की शादी एक ही घर में 2 सगे भाइयों से हुई थी और 9 साल पहले महिला की हत्या करने वाले नाबालिग के पिता की हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड में मृतक महिला भी आरोपी थी। बताया जा रहा है कि इसीलिए लंबे वक्त से नाबालिग महिला की हत्या करने की कोशिश कर रहा था और 18 जुलाई को जब महिला कोर्ट में एक मामले की सुनवाई से वापस लौट रही थी, आरोपी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने ये भी खुलासा किया कि नाबालिग को महिला की हत्या के लिए उसके परिजनों ने उकसाया। 15 दिन पहले भी इन लोगों ने इसकी हत्या करने का प्रयास किया था, पर उस समय चूंकि वहाँ पे लोग मौजूद थे तो ये घटना कारित नहीं कर पाए थे। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने एक सीरियल किलर को धर दबोचा। आरोपी 1 महीने में 2 महिलाओं की हत्या कर चुका था और अब तीसरी महिला के कत्ल की फिराक में था। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा ये वही खूंखार दरिंदा है जिसने तीसरी महिला को मौत के मुंह में धकेलने की पूरी योजना तैयार की। आरोपी महिला को फंसाकर जंगल ले गया, पर जब उसने महिला को मारने की कोशिश की तो किसी तरह महिला बचकर भाग निकली और इस बीच स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी का नाम सदाशिव है। पुलिस के मुताबिक वो शादीशुदा महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था, फिर जंगल ले जाकर उनसे लूटपाट, रेप और फिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर देता था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन 2 महिलाओं के शवों की तलाश शुरू कर दी है जिनकी पिछले 1 महीने में आरोपी ने हत्या की है। वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब खबर है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड पर फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है जिसका नाम होगा हनीमून इन शिलोंग। राजा रघुवंशी के भाइयों ने इंदौर में अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म डायरेक्टर एसपी निम्बावत भी शामिल हुए और ऐलान कर दिया गया कि बहुत जल्द राजा के हत्याकांड पर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। यानी सोनम की बेवफाई की कहानी को फिल्मी पर्दे पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। फिल्म का नाम हनीमून इन शिलोंग इस वजह से रखा गया क्योंकि राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलोंग ही गया था, जहाँ उसकी हत्या की। कहा गया है कि इस फिल्म में हत्या की घटनाओं को दर्शाया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने अब तक सोनम सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 को जमानत मिल चुकी है। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में फिल्म निर्माण के ऐलान पर सवाल भी उठ रहे हैं। वैसे भी अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि राजा रघुवंशी की हत्या का मकसद क्या था। दिल्ली के सदर बाजार इलाके से 3 स्कूली बच्चों के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया। बच्चों ने घर वालों के लिए एक नोट भी छोड़ा है। ये बच्चे सलमान खान के फैन हैं। उनसे मिलने के लिए दिल्ली से मुंबई की ट्रेन पर बैठ गए थे। एक बच्चे की उम्र 9 साल, दूसरे की 11 साल और तीसरे की उम्र 13 साल है। बच्चों को फ्री फायर मोबाइल गेम खेलने की लत थी। इसी गेम के माध्यम से उनकी दोस्ती मुंबई के जालौन में रहने वाले एक अनजान खिलाड़ी से हुई, जिसने इन्हें अभिनेता सलमान खान से मिलवाने का लालच दिया। तो इन लोग की इच्छा थी कि मैं सलमान खान से मिले हम लोग भी, तो उसी चाहत में ये लोग तीनों बिना किसी को बताए अपने घर से चल दिए। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली हमारी टीम पीछे पीछे रवाना हुई और इनको ट्रैक कर रही थी और हमने रास्ते में ही ट्रेन में एक स्टेशन के ऊपर हमने इनको रेस्क्यू किया। ये मामला एक बार फिर बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते खतरे और डिजिटल लत की गंभीरता को उजागर करता है। आप भी अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में शहीद जवान सुरेंद्र सिंह की पत्नी ओम कंवर ने जमीन विवाद के एक मामले में न्याय न मिलने पर शासन प्रशासन से इच्छा मृत्यु देने की मांग की। ओम कंवर ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की भी चेतावनी दी। प्रशासन के रवैये से निराश ओम कंवर आज शहीद को मिले सम्मान और मेडल के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंची। इच्छा मृत्यु की मांग वाला एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। उन्होंने बताया कि 8 महीने से पड़ोसियों से जमीन विवाद चल रहा है। इंसाफ के लिए वो दर दर भटक रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक बीती 19 जुलाई को पड़ोसियों ने उनसे मारपीट भी की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में केस तक दर्ज नहीं किया। ऐसे में शहीद को मिले सम्मान रखकर वो क्या करेंगी? मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब मैं तंग हो गई, मैं मरना चाहती हूँ बस। ओम कंवर ने जिला प्रशासन से अपने बेटे नरपत सिंह से मुलाकात कराने की गुहार लगाई, जो कि आर्मी में है और गुलमर्ग में तैनात है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार हमले किए। राहुल ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास 1971 जैसी इच्छा शक्ति नहीं है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती दी कि वो सदन में ये कहे कि ट्रंप युद्ध विराम पर झूठ बोल रहे हैं। The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the
29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहाँ बोल दे। राहुल गांधी ने 2 बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। पहला मुद्दा ट्रंप का लगातार सीज फायर पर आ रहा बयान और दूसरा मोदी सरकार की इच्छा शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को कार्रवाई करने से नहीं रोका। यहाँ पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई, दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 1971 पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे। पाकिस्तान का हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया हमारी सेना ने कब्जा किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे, विजय की स्थिति में थे। उस दौरान अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती, तो पीओके वापस लेने का निर्णय हो सकता। वो मौका था, वो मौका भी छोड़ दिया गया। पीएम मोदी के इन बयानों के बाद राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात की और इस बार उन्होंने चीन का नाम न लेने पर सवाल उठाए। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है जी, उसका जवाब नहीं दिया जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। बिहार में वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर एक तरफ सियासी विवाद खड़ा है तो दूसरी तरफ हैरान करने वाले आवास प्रमाण पत्र सामने आ रहे हैं। इस बार सोनालिका ट्रैक्टर नाम से आवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। इस बार मामला मोतिहारी का है, जहां फर्जी तरीके से आवास प्रमाण पत्र बनवा लिया गया। फर्जी आवेदन में भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की तस्वीर लगाई गई और आवेदक के नाम पर लिखा है सोनालिका ट्रैक्टर। सोनालिका ट्रैक्टर के पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम कार देवी। अब मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। उधर नवादा में डॉगेश बाबू के नाम से आवेदन किया गया। सिरदला प्रखंड कार्यालय में किए गए ऑनलाइन आवेदन में डॉगेश बाबू के नाम से आवास प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गई। इस आवेदन में डॉगेश बाबू की जगह एक पालतू कुत्ते की तस्वीर लगी है। पिता की जगह लिखा है डॉगेश के पापा और मां के नाम की जगह लिखा है डॉगेश की मम्मी। यहाँ भी अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए। सावन में नागपंचमी के त्योहार के मौके पर कई जगहों पर झूला झूला जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में एक बंदर झूला झूलता हुआ दिखा है। झूले का आनंद लेते इस बंदर की तस्वीरें मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ऐसा लगा मानो ये भी सावन की परंपरा में शामिल हो गया हो। इसकी मस्ती ने सबका ध्यान खींच लिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के सानपवाड़ी गांव में लोगों ने नाग पंचमी के अवसर पर झूला डाला था, जिस पर बंदर भी झूम लिया। बंदरों को अक्सर पेड़ों पर चढ़ते और झूलते देखा जाता है, पर बंदर को सावन के झूले झूलते देखना एक नई तस्वीर थी। वन विभाग ने अपील की है कि बंदरों के साथ छेड़खानी ना करें। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में हाथियों ने लोगों के घर और गाड़ियों को तोड़ दिया। बारिश के बीच गांव में 2 जंगली हाथी आए और आते ही उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हाथी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने सामने खड़ी गाड़ी को सिर से टक्कर मार दी। बाहर हाथियों का आतंक था, अंदर लोग अपनी जान बचाते हुए वीडियो बना रहे थे। हालांकि उनमें से कुछ नासमझ लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर हाथियों को उकसाया भी।
ये जंगली हाथियों के पैर पड़ने का नतीजा था कि अंबिकापुर जिले के मैनपाट इलाके में बसे गांव में कई घर टूट गए। उन्हें मुआवजे का आश्वासन मिला है। गांव के साथ हाथियों को सड़क पर भी देखा गया। हाथी देखने आए लोग उसे भगा भी रहे थे, अपनी जान भी बचा रहे थे। साथ में वीडियो बनाना भी वो नहीं भूले। हालांकि यहाँ भी कुछ लोग हाथी के करीब पहुँचे तो गुस्सैल हाथी ने उनको दौड़ा दिया। वहीं चेन्नई की कंपनी ने तिरुमाला मंदिर में सोने का शंख और चक्र दान किया है, जिसका वजन 2.5 किलो है और कीमत करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए है। सुदर्शन एंटरप्राइजेस कंपनी के प्रतिनिधियों ने आज सुबह तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अध्यक्ष वेंकैया चौधरी को सोने का शंख और चक्र भेंट किया, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, जिन्हें अब तिरुमला मंदिर में सजाया जाएगा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने कंपनी के प्रतिनिधियों को पवित्र जल और प्रसाद भेंट किया। आपको बता दें कि तिरुमला मंदिर दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। मुंबई गोवा हाईवे पर हाथखंबा इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। ये टैंकर पुल से नीचे गिर गया। हादसे के बाद टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और गैस रिसाव को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। साथ ही प्रशासन ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। हादसे की वजह से वहां जाम लग गया, जिसके बाद लोगों को वैकल्पिक रास्ता अपनाने की सलाह दी गई। अवैध निर्माण पर फिर यूपी सरकार का बुलडोजर चला है। इस बार यूपी के श्रावस्ती में अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसे नगरपालिका की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। ये उसी अवैध मजार पर बुलडोजर का एक्शन है। इस काम के लिए आधा दर्जन से ज्यादा पीले पंजों को काम पर लगाया गया था, जिन्होंने रात 2 बजे से अवैध मजार को गिराने का काम शुरू किया। ये मजार हाई शाह बाबा की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले ही प्रशासन ने मजार को हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन जब अवैध मजार नहीं हटाई गई तो प्रशासन ने खुद बुलडोजर से उसे ढहाने का काम शुरू कर दिया। संवेदनशील एरिया होने की वजह से मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की लापरवाही का शर्मनाक वाकया सामने आया है। आरोप है कि नाइट ड्यूटी में तैनात डॉक्टर सोते रहे और घायल मरीज ने दम तोड़ दिया। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नाइट ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर अपनी कुर्सी पर सोता दिखाई दिया। मरीज के परिजन उसे जगाते रहे, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। बताया गया सुनील नाम का ये युवक सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद घरवाले उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर सोता मिला। घरवालों का आरोप है कि सही समय पर इलाज नहीं मिलने से सुनील की मौत हो गई। ये वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 2 जूनियर डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया और जांच के लिए कमेटी बना दी, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि सदन में उनकी मां के आंसुओं की बात तो हुई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रुका। प्रियंका गांधी ने देश के जवानों को नमन करते हुए अपनी बात शुरू कर दी और सीधे सरकार पर हमलावर हो गई। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूँ और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ। प्रियंका ने सीधे शब्दों में पूछा कि आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसकी है। इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? प्रियंका गांधी ने पूछा कि जब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और उसके पास कोई चारा नहीं था, तो सरकार ने उसे शरण क्यों दी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ मोदी सरकार की विदेश नीति पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने शायरी के जरिए भी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव जैसे ही लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए, पहली शायरी बीजेपी के लिए सुनाई। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं,
मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने पीओके को लेकर भी सरकार को घेरा और यूपी के सीएम पर भी निशाना साधा। कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अखिलेश यादव ने ट्रंप की तरफ से किए गए सीज फायर के ऐलान को लेकर भी सरकार से सवाल किए। इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर जमकर बरसे। उन्होंने चिदम्बरम के उठाए सवालों के भी जवाब दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने पी चिदम्बरम से पूछा कि पाकिस्तान को बचाकर उनको क्या मिलेगा। मैं आज चिदम्बरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। गृह मंत्री ने पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों के पाकिस्तानी होने पर भी चिदम्बरम के सवाल पर निशाना साधा। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है, वो कहता है कि क्या सबूत? अरे मुझसे मांगते? पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं, बच नहीं पाओगे आप लोग। इससे पहले आतंकियों के मारे जाने की टाइमिंग पर भी विपक्ष सवाल उठा चुका है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हुई तो सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पक्ष रखा, वहीं विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति पर तीखे सवाल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बोलना शुरू किया तो हंगामा शुरू हो गया। हालांकि रक्षा मंत्री ने बोलना जारी रखा। उन्होंने सदन को बताया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सभी तय लक्ष्यों को हासिल किया गया। रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि सोमवार को ऑपरेशन महादेव के जरिए पहलगाम हमले के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू एवं कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। मैं गद्दार हूँ, हमारे लोग गद्दार हैं, मैं कहूँगा गद्दार आप लोग। खड़गे के इस बयान पर जेपी नड्डा ने सवाल उठाए और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया है। हालांकि विपक्ष ने विरोध किया तो जेपी नड्डा ने माफी मांग ली। वहीं क्रिकेट के एशिया कप में भारत के पाकिस्तान से खेलने पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान जारी है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गुस्सा उबाल पर है। मुंबई में हिंदू संगठनों ने भारत के पाकिस्तान से खेलने का विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि पाकिस्तान से किसी तरह का संबंध बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये पहलगाम में बेकसूर पर्यटकों और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों का अपमान है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप रखा है, हम उसका तीव्र विरोध करते हैं, निषेध व्यक्त करते हैं। बीसीसीआई ने इस पर हामी नहीं भरी है, भारत सरकार ने इस पर हामी नहीं भरी है। मुद्दा संसद में भी गूंजा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ खेलने पर सवाल उठाए। ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को रखा गया है। भारत इस टूर्नामेंट का मेजबान है, लेकिन सारे मैच UAE में रखे गए हैं। टीम इंडिया इंग्लैंड से हिसाब बराबर करने के लिए ओवल में जोरदार तैयारी करने में जुटी हुई है। इसी बीच टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर प्रैक्टिस सेशन में काफी गुस्से में दिखे। गौतम गंभीर का ये गुस्सा फूटा ओवल क्रिकेट ग्राउंड के चीफ पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस पर।
गंभीर ने कई बार क्यूरेटर को उंगली दिखाई। कोच गंभीर ओवल में टीम इंडिया को मिली सुविधाओं और प्रैक्टिस पिचों को लेकर नाराज थे। गंभीर ने लीव ऑर्टिस से कहा, आप यहाँ सिर्फ ग्राउंड मैन हैं और अपना काम सही से कीजिए। बैटिंग कोच सुधांशु कोटक बहस के बीच में आ गए और क्यूरेटर को अपने साथ ले गए। ओवल के इसी मैदान पर भारत और इंग्लैंड का आखिरी टेस्ट 31 जुलाई से होना है। भारत सीरीज में 1-2 से पीछे है, इसलिए यहाँ जीत जरूरी है। उधर पश्चिम बंगाल के तारखोला में भी तेज बारिश के बाद मुसीबत का पहाड़ टूटा। यहां हाईवे से आवाजाही हो रही थी, ठीक उसी वक्त पहाड़ दरकने लगा। और हुआ यूं कि पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरे और फिर भरभरा कर पहाड़ का बड़ा हिस्सा ही जोरदार आवाज के साथ गिर गया। लैंडस्लाइड केवल एक बार नहीं हुई, बल्कि रुक रुक कर पहाड़ दरकता रहा। एक बार के लिए तो लोगों को लगा कि 2-3 बार लैंडस्लाइड हो गया है, अब नहीं होगा, लेकिन फिर पहाड़ दरके और इस बार तो वहां खड़ी 2 कार और एक बाइक सवार बाल बाल बच गए।